नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, किसी भी परिवार को स्वस्थ रखने के लिए और बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं का बड़ा ही योगदान होता है। हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो अपनी जी जान लगा देती हैं, मेहनत करती हैं आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन क्या वह महिला अपने स्वास्थ्य पर भी पूरी तरह से ध्यान दे पाती है? शायद नहीं। आज इस अंक में हम बात करेंगे कोरोना काल में रजोनिवृत्ति और महिलाओं में होने वाली सामान्य जो समस्याएं हैं, इस विषय पर। ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर विनया अग्निहोत्री जी। डॉक्टर विनया, मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। तो चलिए बातचीत का ये सफ़र हम शुरू करते हैं, और जो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं वो मैं आपकी तरफ से भी डॉक्टर साहिबा से पूछना शुरू करती हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि रजोनिवृत्ति, मोनोपॉज जिसे हम कहते हैं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इसे एक बीमारी समझती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस विषय पर पहले प्रकाश डालें कि क्या वाकई में यह एक बीमारी है? रजोनिवृत्ति बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है। जिस तरह से छोटी लड़की को 12, 13, 14 साल की उम्र में माहवारी शुरू होती है, उसी तरह से 45-50 वर्ष की उम्र में वो बंद भी हो जाती है। ये एक प्रकृति द्वारा स्थापित व्यवस्था है, इसलिए इसे बीमारी कहना सर्वथा अनुचित है। बिल्कुल। और ये जो रजोनिवृत्ति का जो सफ़र होता है, इस सफ़र को आसान बनाने के लिए घर के जो दूसरे सदस्य हैं वो किस तरह से महिला का सहयोग कर सकते हैं, या फिर स्वयं कोई स्त्री वो अपना ध्यान कैसे रख सकती है ताकि जो उसका ये जो सफ़र है वो थोड़ा आसान हो सके? जिस प्रकार एक किशोरी को महीना शुरू होता है, तब हार्मोन के परिवर्तन के कारण काफ़ी मूड इलिवेशन, डिप्रेशन, मतलब उसमें चिड़चिड़ापन आता है, या किसी प्रकार से जैसे हम बताते हैं किशोर वय या टीनेज की जो समस्याएं होती हैं वो मूड के कारण होती हैं, क्योंकि वो एक छोटी बालिका से एक महिला में परिवर्तन उसमें हो रहा होता है, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन हो रहा होता है। उसी तरह से मध्य वय की महिला में भी हार्मोन के परिवर्तन होते हैं, उसके कारण उन्हें भी मूड इलिवेशन, डिप्रेशन होते हैं, और उन्हें अपने मूड्स को स्विंग करने से, मतलब ज़्यादा चिड़चिड़ापन न हो, ये करने के लिए मुझे लगता है कि योगा, प्राणायाम और समझदारी ही सबसे अच्छा इलाज है, क्योंकि कोई भी दवाई इसको रजोनिवृत्ति को बंद तो नहीं कर सकती। और जो मानसिक प्रॉब्लम्स उनको होते हैं, डिप्रेशन होता है या चिड़चिड़ापन होता है, उस समय घर के दूसरे सदस्य हैं वो इस बात को समझें कि इनमें शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, हार्मोनल परिवर्तन हो रहे हैं, एक युवावस्था की महिला मध्य वय की महिला में परिवर्तित हो रही है, ये घर के लोग भी समझें और उनके कामों में हाथ बटाएं। क्योंकि भारतीय परिवारों में ये होता है कि जब महिला मध्य वय से गुजर रही होती है, तब उसके जो बच्चे होते हैं उनका हायर एजुकेशन शुरू हो रहा होता है, उनके पति भगवान करे स्वस्थ रहें, लेकिन उनको कुछ बीमारियां या कुछ दूसरी समस्याएं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इस तरह से शुरू हो रहा होता है, और परिवार के अन्य वृद्ध सदस्यों की भी जिम्मेदारी उन पर होती है। इस तरह से उन पर पारिवारिक जिम्मेदारी का काफ़ी बोझ होता है, उससे वो बहुत तनावग्रसित हो जाती हैं। इसलिए उन्हें इस बात को समझने की उनको भी ज़रूरत है, और परिवार के सदस्यों को भी उन्हें समझकर उनका साथ देने की ज़रूरत है। कहा जा सकता है कि जो मिडिल एज वेमेन है, मोनोपॉज के समय उसके घर के टीन एज जो बच्चे हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए, और जो घर के पुरुष हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए, साथ ही जो बुजुर्ग व्यक्ति घर में रह रहे हैं उनका भी सहयोग चाहिए ताकि ये सफ़र आसान हो सके। आपने कहा कि चिड़चिड़ापन अभी हाल ही में कोरोना का दौर चल रहा है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है किसी कारणवश, वो भी चिड़चिड़ेपन से गुजर रही हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, चूँकि आप इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और किस तरह की समस्याएं महिलाओं को आई हैं इस कोरोना काल के दौरान, आपने क्या क्या देखा है? मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी ज़रूर। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण महिलाओं के
घर से बाहर कोई भी नहीं निकल रहा था, उनकी नौकरियां भी छूटी हैं, आर्थिक नुकसान भी हुआ है, घर पर भी उन्हें बहुत काम करना पड़ा है, बच्चों की भी स्कूल बंद होने से उनका होमवर्क भी कराना पड़ा है, ऑनलाइन क्लासेस होने से भी बच्चे जब तक कि उनको गाइड न किया जाए कि किस तरह से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो नहीं कर पाते हैं, तो महिला का उसमें सहयोग होना ज़रूरी है। या कॉलेज के भी बच्चे हैं, उनकी भी कॉलेजेस बंद हैं, उन्हें भी अपने करियर की टेंशन है। इस तरह से वो महिला भी उस टेंशन से गुजर रही होती है कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, उसको किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा, किस तरह से नौकरी मिलेगी, इस तरह से वो ग्रसित होती है। साथ ही साथ उसको ये जो हार्मोनल परिवर्तन, मतलब जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जो महिलाओं का मुख्य हार्मोन है, जो उनकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, उनको वेलबींग देता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये एक दिन में नहीं होता, ये 40 वर्ष की उम्र से धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और करीब 60 वर्ष की उम्र तक फिर उसका लेवल काफ़ी नीचे हो जाता है। तो फिर 60 वर्ष की महिला और पुरुष में वैसे हेल्थ वाइज जो है दूसरी बीमारियों से ग्रसित होने की, शुगर या ब्लड प्रेशर या दूसरी बीमारियों से ग्रसित होने की, हार्ट डिसीज़ की बराबरी से मात्रा हो जाती है, क्योंकि उनका जो प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन वो कम हो जाता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि कोरोना काल में जो महिलाएं मेरे पास आ रही थी कंसल्टेशन के लिए, मैं अधिकांशतः महिलाओं को जो रजो निवृत्ति के करीब होती हैं उनको कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स लिख देती हूँ, जिससे उनको वो जो मुझे कंप्लेन करती हैं कि कमर दर्द हो रहा है या हाथ पैर दर्द हो रहा है, तो कैल्शियम की कमी अधिकांश महिलाओं में पाई गई, क्योंकि वो धूप में न जाने के कारण कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, ये सब हो रहा था। तो उनको मैंने सप्लीमेंट्री जो दवाइयाँ दी, उससे उनको भले ही वो कोरोना पॉजिटिव हुई, लेकिन वो कैल्शियम और विटामिन डी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ने जो उनको सब्जी भाजी, ये अच्छा हुआ कि कोरोना काल में सब मिल रहा था, तो उन्हें ये समस्या नहीं हुई। इसके कारण जो उनके ही उम्र के जो पुरुष वर्ग था, उनमें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कॉम्प्लिकेशन रेट जितना था, उसकी तुलना में महिलाओं, उसी एज ग्रुप की महिलाओं में 40-50 वर्ष की उम्र की महिलाओं में जो कोरोना पॉजिटिव हुई, लेकिन उनमें जो कोरोना की सीवियरिटी यानी कोरोना की जो भयावहता है, उसका इंसिडेंस कम रहा। अच्छा, उनको इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। मैं सोचती हूँ कि एस्ट्रोजन, कैल्शियम, विटामिन डी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न आपसे मैम ये है कि कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी मैंने देखी जिन्होंने शिकायत की कि उनके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर नहीं आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि कुछ महिलाएं पॉजिटिव हुई, फिर वो रिकवर हो गई कोरोना से, तो वो रिकवर हो गई, लेकिन उन्हें बाद में समस्या आने लगी कि उनके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर नहीं आ रहे हैं, मासिक धर्म उनका नियमित नहीं है। इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? हाँ, उसमें ये हुआ कि जिनके पहले माहवारी सही आ रही थी और फिर उनकी डिले हो गई, तो ये एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं, हम बाहर जाते हैं, चलते फिरते हैं, हम काम के लिए बाहर जाते हैं या बाजार के लिए भी बाहर जाते हैं, या हम बहुत चलते फिरते हैं, वो सारा बंद हो गया। घर ही घर में इतना चलना या व्यायाम नहीं हुआ, उसके कारण वज़न बढ़ गया और थायराइड की बीमारियां हो गई। और कुछ महिलाएं जो कोरोना ग्रसित हुई, उनको ट्रीटमेंट के रूप में स्टेरॉइड भी दिए गए, प्रेडनिसोलोन दिया गया, तो उसके कारण उसमें हार्मोनल इंटरफियरेंस होने के कारण उनके मेंसेस डिले हुए जी। लेकिन फिर वो जब विड्रॉल हो गया स्टेरॉइड का, तो फिर उनके मेंसेस फिर से रेगुलेट जैसे जैसे कोरोना की जो दवाइयाँ थी उनका असर जो है वो कम होने लगा, वापस नियमित जो है माहवारी शुरू होने लगी। बिल्कुल। मैं अगला प्रश्न आपसे ये करना चाहती हूँ मैडम कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, शारीरिक समस्या, जो भारतीय महिलाओं में देखने को मिलती है, ज़्यादातर देखने को मिलती है, और उनसे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ये मैं चाहूँगी कि मेरा बहुत पसंदीदा प्रश्न है, क्योंकि भारतीय महिला बोलते ही एनीमिया, ये सबसे ही कॉमन बीमारी है। खून की कमी जो हम कॉमनली बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है। 9-10 हीमोग्लोबिन आ जाता है तो मैं भी खुश हो जाती हूँ कि चलो मेरी महिला ठीक है। लेकिन उनका बहुत ही कम महिलाएं हैं जिनका हीमोग्लोबिन 11-12 ग्राम होता है। तो अधिकांशतः ये पाया गया कि उनमें डाइट में ही आयरन कंटेनिंग जो चीज़ें हैं उनकी कमी है, क्योंकि केवल दाल रोटी या दाल खाने से
आयरन नहीं मिलता है, उसके लिए आपको सब्जियां, हरे पत्ते की सब्जियां, फल और ऐसी चीज़ें खाने की ज़रूरत है जिसमें आयरन हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, या सेब है, या इवन पालक भाजी या हरे पत्ते की सब्जियां हैं, वो सब खाते रहने से उनका हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा। और छत्तीसगढ़ के विषय में एक बात और बताऊं कि यहाँ सिकलिंग बहुत कॉमन है। जी, तो इसलिए क्या है कि सिकलिंग वालों का हीमोग्लोबिन यदि 8 भी ग्राम रहता है तो हम खुश रहते हैं कि सिकलिंग होने के बावजूद उनका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम, क्योंकि उन्हें और कोई तकलीफ नहीं होती है, बशर्ते कि वो फोलिक एसिड और सोडा बाइकार्ब खाते रहें, जो उनको जिंदगी भर खाना है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अगर वो अपने खान पान को सुधार लें तो बहुत कुछ स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, लंबी पारी खेल सकेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब काम या जो भी हमारी दैनिक क्रियाकलाप हैं या कर्म है उसको करने में थकान नहीं महसूस होती। जो महिलाएं मोस्टली थकान की ही उनको प्रॉब्लम होती है कि हम थक जाते हैं, तो उसका मुख्य कारण रेस्ट न करना और खून की कमी। बिल्कुल। और अगर ये खान पान पे ध्यान दिया जाए और प्रॉपर आराम किया जाए थोड़े थोड़े अंतराल में, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैम ऐसी ये तो आपने बताया मुझे, एनीमिया के बारे में आपने जानकारी दी, सिकलिंग के बारे में आपने जानकारी दी, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ ऐसे 1-2 कैंसर भी हैं जो महिलाओं में ज़्यादातर होते हैं। मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि ऐसे कौन से कैंसर हैं? जी, महिलाओं में तो कैंसर होने का इंसिडेंस पुरुष के समान ही है। जो तंबाकू जो लोग खाते हैं तो उनका तो इंसिडेंस महिला पुरुष का ओरल कैंसर्स का एक जैसा ही है, लेकिन महिलाओं के कुछ कैंसर्स हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, या गर्भदानी के मुख का कैंसर है, या इवन ओवरीज का कैंसर है, जो अंडाशय के कैंसर होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो उसके लिए साफ सफाई सबसे मुख्य कारण, गर्भाशय के मुख का कैंसर का ही मुख्य कारण वायरल इन्फेक्शन है, तो यदि वो साफ सफाई रखेंगी तो उसका कम रहेगा। और ब्रेस्ट कैंसर तो ये हमारी जागरूकता है। ब्रेस्ट कैंसर को कोई कानून नहीं है, वो बिल्कुल 14 साल की लड़की से 85 साल की महिला किसी को भी हो सकता है। इसलिए कोई भी गांठ यदि छाती में पाई जाती है महिलाओं के, तो उसको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। ये इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई नहीं। 14 वर्ष की जो बालिका है, बालिका से लेकर के, हालांकि हर गांठ कैंसर नहीं होती, पर यदि गांठ है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, ताकि हम खतरा भाप जाए तो हम पहले ही उसका इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम, कोरोना काल में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हुई, और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने पहला टीका लगवा लिया और दूसरे टीका लगवाने के पहले वो प्रेग्नेंट हुई, और अब उनके मन में डर है दूसरा टीका लगवाएं या न लगवाएं। ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो ICMR की गाइडलाइंस में टीकाकरण गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं बताया गया था, लेकिन अभी 3 महीना पहले ही ICMR ने रिकमेंडेशन किया है कि गर्भावस्था में किसी भी महीने में टीका लगाया जा सकता है। तो जिन महिलाओं को, जैसे लास्ट ईयर सितंबर में जो महिलाओं को कोरोना हुआ, या जो लड़कियां जो थी जो ऐसे काम करती हैं जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे हॉस्पिटल स्टाफ है, नर्सेस है, यंग नर्सेस हैं, उनको टीका लगाया गया और उन्हें पता भी नहीं था जब टीका लगा कि वो प्रेग्नेंट हैं। जब उनका महीना मिस हुआ तब उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो बहुत डर गई कि हमने तो टीका लगा लिया, अब हम इस प्रेगनेंसी को रखें या नहीं रखें, क्या करें। लेकिन पूरे दुनिया में इस बारे में स्टडी हुआ है, और वो जो सितंबर में कंसीव हुए बच्चे, या अक्टूबर में या नवंबर में जो गर्भ रुके, वो अब सब डिलीवर हो गए हैं बच्चे, जिनको एक्सीडेंटली, जिन महिलाओं को टीका मिला और जिन्होंने अपना गर्भ कंटिन्यू किया, तो उन बच्चों में कोई भी डिफेक्ट नहीं पाया गया है। तो महिला को यदि टीका लग भी जाता है, यदि वो गर्भावस्था में है, तो किसी भी अवस्था में है, पहले 3 महीने में है या दूसरे 3 या तीसरे फाइनल टर्म में है, तो भी वो टीका लगा सकती है। इवन जो दूध पिलाने वाली महिला है वो भी अपना टीका लगा सकती है। वो उसका जो डोज शेड्यूल है कि मेरा पहला टीका लग गया, अब मैं दूसरा जो 3 महीने के बाद है, जो कोविशील्ड है और जो कोवैक्सीन है वो 1 महीने बाद है, तो उनको वो लगवा लेना चाहिए। बिल्कुल, इससे किसी प्रकार का खतरा नहीं है, नहीं उन्हें ना गर्भस्थ शिशु को है, ना स्तनपान कराने वाली महिलाओं को और उनके बच्चों। और हमारा कानून ये है कि यदि कोरोना से कोई मर जाए, यंग लेडी, वो ज्यादा दुखद है। बिल्कुल, इसलिए कोरोना से प्रिवेंशन ज्यादा जरूरी है। और जैसे आप जानती हैं, कल ही आया है डाटा कि 75 करोड़ लोगों को
भारत में टीका लग चुका है जी। और शायद बच्चों के लिए भी 12 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए भी टीका आ रहा है। बहुत तो ही हम जल्द बहुत ही उनके अच्छी लिए स्थिति टीका। में हैं, भारत बहुत अच्छी स्थिति में जी। है कोरोना के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है उसमें। हाँ। और महिलाओं को या गर्भवती महिलाओं को भी निडर होके टीका उनका जब ड्यू है तब बिल्कुल लगवा लेना चाहिए। बिल्कुल। गर्भाशय कैंसर के विषय में मैं आपसे थोड़ी सी और जानकारी चाहूंगी कि आपने बताया कि साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो महिलाएं हैं, मैं चाहूंगी कि उनको फोकस करते हुए आप थोड़ा सा इस विषय पर और प्रकाश डालें कि किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं और जो इन्फेक्शन है उनसे बचा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा कि महिलाएं तालाबों में नहाती हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि तालाब में सफाई इतनी अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि पानी बहता हुआ नहीं रहता। हाँ। इसलिए नदी में नहाना और तालाब में नहाने में अंतर है, तो वो तालाब में ना नहाएं, घर में पानी लाके साफ करके, या नल का पानी आता है या क्लोरीनेटेड वाटर है उससे नहाएं। और यदि उनको कोई प्रॉब्लम इस तरह की होती है कि उनको लग रहा है कि उनको सफ़ेद पानी जा रहा है, जो कि शुरुआती शिकायत है कि कैंसर जो होता है गर्भाशय के मुख का, तो वो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, वो उसको डिले ना करें। मोस्टली क्या होता है कि वो उसको आसपास के डॉक्टरों से, या जो डॉक्टर हैं भी नहीं एक्चुअली, वो ग्रामीण जो लोग होते हैं इसका इलाज उनको दे देते हैं, जो भी दवाइयाँ एंटीबायोटिक वो खा लेती हैं, लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम वो बढ़ जाता है। और वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जब कैंसर लेके डॉक्टरों के पास पहुंचती हैं प्रॉपर इलाज कराने के लिए, तब वो ऑलरेडी उस स्टेज को पार कर चुका होता है। हमको स्टेज 3A, स्टेज 3B में मिलते हैं, तब हम न तो ऑपरेटिव थेरेपी हो सकती है और केवल पैलिएटिव थेरेपी होती है, क्यूरेटिव थेरेपी हो नहीं सकती। इसलिए जो शुरुआती लक्षण है कि हमें सफ़ेद पानी जा रहा है, तो उसका तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, इलाज कराएं और गर्भाशय के मुख की पैप्समियर, और डॉक्टर यदि बोलते हैं तो बायोप्सी भी जरूर कराएं। हालांकि पैप्समियर स्क्रीनिंग एक प्रोग्राम हुआ था बीच में, और विदेशों में तो हर महिला जो 25 साल के ऊपर है उसका हर 2 वर्ष में स्क्रीनिंग ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार के इतने बड़ी पॉपुलेशन को, और जो दूरस्थ इलाकों में रहते हैं उनके लिए करना मुश्किल है। इवन शहरी पॉपुलेशन को भी पूरी तरह से कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी अर्ली डिटेक्शन हो जाए। अर्ली डिटेक्शन होने से 100% क्योर स्टेज 1A, B में, A में तो बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल, मतलब कहा जा सकता है कि जो ऐसे क्षेत्र जहां पर चिकित्सा सुविधा ज़रा देर से पहुंचती है, या फिर जो डॉक्टरों के संपर्क में ज़रा देर से आते हैं, ऐसे क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए पहला स्टेज ये है कि वो साफ पानी का उपयोग करें और तालाब में नहाने से बचें, या फिर तालाब की सफाई अगर हो रही है तो ज़्यादा उचित है। या क्लोरीन टैबलेट्स मिलती हैं। हाँ। यदि जो नहाने का पानी है उसमें क्लोरीन टैबलेट डालें, या पानी को गर्म कर लें अच्छे से। हाँ, क्योंकि तालाब का पानी स्थिर है और नदी का पानी बहता रहता है, बहते पानी में इन्फेक्शंस की संभावना कम रहती है। और तालाब के पानी में फिर भी सार्वजनिक जगहों पे ना नहाते हुए घर में ही, यदि उनके पास बाथरूम है, नहाने का घर है, तो वो व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल, घर में अगर सफाई रखें और खुले में नहाने के बजाय अगर हम बाथरूम का उपयोग करें नहाने के लिए तो ज़्यादा उचित होगा। और अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई भी, बिल्कुल पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। मैम, बाज़ार में आजकल कई प्रकार के सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध हैं। इसमें कुछ कॉटन के भी हैं, कुछ सिंथेटिक भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को ये समझने में कि कॉटन नैपकिन ज़्यादा उचित है या फिर सिंथेटिक नैपकिन ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी राय क्या है? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बहुत तरह तरह से उसके एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं, लेकिन जितने केमिकल युक्त या उसमें प्लास्टिक के जो उन्होंने बनाए हैं सोकिंग मटेरियल्स, जो ज़्यादा सोक करेंगे, इस तरह से उसके ऐड करते हैं, लेकिन उससे एलर्जिक रिएक्शन भी होती है और बाद में उससे कैंसर भी होते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ में। इसलिए स्टैंडर्ड कंपनी की यूज़ करें जिसमें जो स्टफिंग मटेरियल हो वो कॉटन का ही हो। अच्छा। या घरेलू भी वो साफ कपड़े इस्तेमाल करती हैं जो वॉशेबल हैं, या बाद में वो उसको जला देती हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। घरेलू अगर कपड़ा हम उपयोग में करते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल में शॉर्टेज की भी स्थिति आई, तो सूती का कपड़ा घर में उपयोग करना बेहतर होगा। ये भी देखा जाता है कि जो इस तरह के कपड़े होते हैं इनको सार्वजनिक रूप से सुखाया नहीं जाता,
या फिर घर के अंदर हम किसी कोने में इसे छुपा करके रख देते हैं जहां धूप की रोशनी भी नहीं पहुंचती है। मैं चाहूँगी कि इस बारे में भी आप बताएं कि क्या ये सही है कि हमने जो पीरियड्स के दौरान, माहवारी के दौरान जो सूती कपड़े का इस्तेमाल किया है उस पर धूप की रोशनी पड़ना क्यों ज़रूरी है, उसे घर के अंदर छुपा करके सुखा करके रखना क्यों नुकसानदायक है? मैं चाहूँगी थोड़ा बताएं। एक्चुअली उसमें रहता तो अल्टर्ड ब्लड है। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है वो ऑलरेडी कोएगुलेटेड ब्लड होता है। वो किसी को, जैसे हम इधर से हाथ से निकालेंगे और खून किसी को दान करना हो या रक्त दान करना हो, उसके लिए वो खून नहीं होता है, इसलिए उसको खराब सिक्रीशन बोला जाता है। पर रहता तो वो ब्लड ही है। तो उसमें से कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड बहुत अच्छा मटेरियल है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया को बहुत आनंद आता है ब्लड में ग्रो करने, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन उसके लिए उसमें रहता है। तो यदि आप अपने घरेलू वस्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं, सूती वस्त्र, पर आप उनको अच्छे से धो नहीं पा रहे हैं और दाग निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको 1 या 2 से बार से ज़्यादा इस्तेमाल न करें और उसके बाद आप उसको जला दें। अच्छा। किसी सुरक्षित जगह पर, या कोई आंगन हो या कोई बकेट हो, या उसमें आप वो कपड़ों को डिस्पोज कर दें, मतलब जला दें। आप उनको सार्वजनिक जगहों पर भी ना फेंकें और ना नदियों में बहाएं और ना तालाबों में फेंकें। और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि वो जो दूषित वस्त्र है उसको हमको इस तरह से पर्यावरण को नुकसान करने के लिए बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही मैम कि ये जो इस तरह के कपड़े होते हैं ये हम नदी तालाब में ना फेंकें, इससे पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही, साथ ही जो दूसरे वहाँ पर आसपास होते हैं उनको भी समस्या हो सकती है, उनको भी कुछ संक्रमित बीमारियां उनको भी लग सकती है। इसीलिए पुराने जमाने में वो 3-4 दिन की छुआछूत मानी जाती थी। भाई माहवारी तो सनातन जब से शुरू हुआ है धरती पे, महिला आई है, मान लो हजारों साल से ही माहवारी आ रही है। फिर अब उसमें ऐसा क्या नया हो गया? पर उस जमाने में क्या था, छुआछूत था और वो जो वस्त्र थे उनको जलाया ही जाता था। इस तरह से पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जाता था और बीमारियों से भी बचाया जाता था। अब हम छुआछूत से थोड़े बाहर निकले कि हम तो साफ सफाई से रहते हैं, लेकिन साफ सफाई से रहने के बावजूद भी आप जो वस्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं या पैड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सही तरीके से आप डिस्पोज ऑफ करें। और जो मॉडर्न टॉयलेट्स हैं उसमें भी आप वो पैड को फ्लश ना करें। सार्वजनिक शौचालयों में भी बाहर बकेट रखी रहती है जिसमें आप उसको डाल सकते हैं, क्योंकि वो जो सार्वजनिक कचरा इंसिनरेटर में जलने वाला है उसके साथ वो चला जाए। एक्चुअली वो एक बायोलॉजिकल वेस्ट ही है जो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी है मैम। मेरा जो अगला प्रश्न है वो युवतियों के लिए ही है कि बहुत सारी जो युवतियां होती हैं वो पीरियड्स के दौरान संकोच करती हैं, उनको भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं क्योंकि नया नया उनका भी पीरियड्स शुरू होता है। इस समय उस जो युवती है, जो बालिका है, जो युवती में कन्वर्ट हो रही है, उसको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह का उसका खान पान होना चाहिए? मैं चाहूँगी इसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं। खान पान तो जो हमारा जो घर में खाते हैं उसमें केवल 4 दिन के लिए अलग खाना खाना है, इसका कोई ये नहीं है। वो खाना तो लाइट डाइट है जो उनके घर में अवेलेबल है, क्योंकि हर जगह का खान पान अलग है। तो जो रूटीन खाना खाते हैं, हर दिन खाते हैं, वैसे ही खाएं। पानी की भी मात्रा पर्याप्त रखें, संतुलित रखें। और यदि हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो रेस्ट भी कर सकती है, या कोई दर्द वगैरह हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह से दर्द निवारक भी ले सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं सभी क्षेत्र में आ रही हैं। ओलंपिक में भी लड़कियों ने इतने मेडल लाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको महीना नहीं आता होगा? उनको भी महीना आता है और मैराथन दौड़ रही हैं। तो उसके लिए भी ये है कि हम उनको सलाह देते हैं कि वो टैम्पून का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होता है, वो पैड्स नहीं होते, वो इंट्रावेजाइनल टैम्पून्स होते हैं। तो उनको यदि उस दौरान, जब वो एक ही दिन थोड़ी इवेंट है स्पोर्ट्स का, वो तो प्रैक्टिस सेशन तो हर दिन ही उनको करना है। तो ये नहीं कि उनको 4-5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो हर दिन ही पीवी संधू हो या कोई दूसरी भी लड़की हो, तो हर दिन ही उसको 4-5 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। तो वो उसके बारे में वो डॉक्टर से सलाह लेके या सलाह दी जाती है कि आप ऐसी चीजें यूज करें जिससे आपको फिजिकल एक्टिविटी करने में तकलीफ ना हो। बिल्कुल मैम, समय की कमी है, जानकारी आप बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें इशारा मिल चुका है। तो आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आई डॉक्टर साहिबा, और आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, मुझे भी खुशी है।
जी। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहिबा ने जो बात बताई है आपने उसे सुना होगा और आप उसे लागू भी करिएगा, अपनी घर की महिलाओं को भी उन्हें बताइएगा और उनको भी रजोनिवृत्ति के दौरान थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में आपसे हम एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।